ओके पीपल, देखो ये सीबीएसई में ना हम ये वाला चैप्टर कर रहे थे, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और स्टेट बोर्ड में भी लगभग पैरेलली 3 चैप्टर्स हैं इस बारे में, ठीक है। तो द सेम थिंग दैट वी हैव एक्चुअली स्टडीड इन सीबीएसई, मैंने वीडियोस भी अपलोड किए, ऑलमोस्ट सेम थिंग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। इट विल बी रिविजन फॉर सीबीएसई एंड इट विल बी इन कंटिन्यूशन फॉर यू गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है, इंडिया में भाई साहब ब्रिटिशर्स के खिलाफ नेशनल मूवमेंट कैसे चालू हुआ, ठीक है। हाउ वाज द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, ठीक है। ये नेशनल मूवमेंट बेसिकली कैसे चालू हुआ। तो इंग्लिश एजुकेशन हैड मिक्स्ड इफेक्ट्स ऑन द इंडियन सोसाइटी। द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म वर सोन बाय द रिफॉर्म्स ऑफ द न्यूली एजुकेशन, ठीक है, एजुकेटेड सोसाइटी। ड्यू टू वेरियस मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, a favorable situation was created to build a political organization on all India level which will bring together the various provisional political organizations। अभी देखो इंडिया में धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ने लगा, ठीक है। एजुकेशन जब बढ़ने लगा तो जो लोग थे उनको ये समझ में आने लगा कि इंडियंस को बेसिकली ये ब्रिटिशर्स मिला कर चला रहे हैं, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए ब्रिटिशर्स चला रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ने लगा लोगों में जागरूकता फैलने लगी। They became more conscious of their rights, कि हमारे राइट्स क्या हैं, ठीक है, और किस तरह से हमारे राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, कैसे ये ब्रिटिशर्स हमको लूट लाट के लेकर जा रहे हैं, ठीक है। सो दे बिकेम मोर अवेयर, और धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। इनको ये समझ में आने लगा कि अगर हम जुड़ेंगे तो ही एक नेशनल लेवल पे मूवमेंट कर सकेंगे। इसके पहले इंडिया क्या था भाई साहब, इंडिया ऐसे छोटे छोटे गुटों में बटा हुआ था। कहीं पे मराठा किंगडम है, कहीं पे बंगाल किंगडम है, कहीं पे नवाब का किंगडम है। सो इंडिया वाज नॉट यूनाइटेड, ठीक है। तो इंडिया में यूनिजन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ने लगा और जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का उपद्रव बढ़ने लगा, इंडियंस के ऊपर टॉर्चर बढ़ने लगा, वैसे वैसे भाई साहब हम लोग यूनाइट होते गए और नेशनल मूवमेंट की नींव रखी गई, ठीक है। Politically aware people and to express the aspirations of the nation by diverting the public attention towards the questions of the nation. Centralization of administration during British rule. Due to the British administration, its implementation on India brought the nation under one roof in two sense. तो पहली बार देखो, भले ही हम ब्रिटिश एम्पायर को गाली देते हैं कि इन लोगों ने ना हमको बहुत लूटा, लेकिन उनके वजह से ही शायद हमारा इंडिया एज अ नेशन फॉर्म हुआ, ठीक है। इंडिया एज अ नेशन फॉर्म हुआ, उनके वजह से ही वी वर एबल टू फॉर्म इंडिया एज अ नेशन। इसके पहले तो नेशन गुटों में बटा हुआ था। कहीं पे मुगल साम्राज्य है, कहीं पे मराठा साम्राज्य है, कहीं पे भाई साहब नवाब हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा देश बटा हुआ था, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, ठीक है, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उन्होंने बोला कि अभी इंडिया पे हम राज करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, लोग इनके खिलाफ एकत्रित होते गए, और ऐसे एकत्रित होते होते क्या हो जाएगा भाई साहब, पूरा इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया इंडिया नहीं था, ब्रिटिशर्स के आने के पहले हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं था, ये गुटों में बटा हुआ था। इट्स ओनली आफ्टर दे कमिंग दैट दे बी बेसिकली यूनाइटेड। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपका ये है कि इंडिया एज अ कंट्री वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। सो ड्यू टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, its implementation on India brought the nation under one roof in its true sense. Due to the identical reforms all over the country and equality before law, the feeling of nationalism developed amongst the people. तो अभी ब्रिटिशर्स ने आके पहले क्या किया, लॉ को आइडेंटिकल कर दिया, है ना। देखो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉस मराठा किंगडम में थे, शायद वो रूल्स एंड लॉस और रेगुलेशंस मुगल किंगडम में नहीं थे, ठीक है। वो रूल्स लॉज और रेगुलेशंस आपके बंगाल किंगडम में नहीं थे। सो अलग अलग समुदायों में अलग अलग रूल्स तौर तरीके थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने एक यूनिफॉर्म लॉ स्टैब्लिश कर दिया, जिसके वजह से और ज़्यादा लोग यूनाइट होने लगे, ठीक है। जो मेरे लिए सही है तुम्हारे लिए भी सही है, जो मेरे लिए गलत है तुम्हारे लिए भी गलत है। सो देयर यूनिफॉर्म लॉज बॉट पीपल ऑल द मोर टुगेदर, ठीक है। ओके, नेशनलिज्म डेवलप्ड अमॉन्ग द पीपल। तो धीरे धीरे नेशनलिज्म की भावना लोगों में जागने लगी, ठीक है। Nationalism, the feelings of nationalism developed among the people. For the convenience of administration and swift movement of army, the British built network of roads and railways. अभी इन्होंने क्या बोला कि भाई ब्रिटिशर्स ने देखा कि हमको यहाँ पे बिजनेस करना है, ठीक है, हमको यहाँ पे बिजनेस करना है, प्लस इंडिया को हमें कंट्रोल भी करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे बिजनेस तो करना ही है, प्लस इंडिया को हमें कंट्रोल भी करना है।
तो बिजनेस करेंगे अगर हम, तो हमको रोड्स रेड्स मतलब आपका रोड्स रेलवेज ये सब जरूरत पड़ेंगी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने भाई साहब क्या बनाया, पहली बार इंडिया में रोड्स रेलवेज ये बना दिया, और इन्हीं रोड्स और रेलवेज के चलते अभी पब्लिक में ज़्यादा कनेक्शन होने लगा, ठीक है। वो लोग जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, हाथी के ऊपर चढ़ के या घोड़े के ऊपर चढ़ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, जिसमें काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन अभी रेलवेज हो गया तो उससे लोग जाने लगे, ठीक है। तो लोगों में कनेक्ट बढ़ने लगा, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने ये सब स्थापना इसलिए की थी ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल पाए, लेकिन इनका फ़ायदा उठाया इंडियंस ने, इंडियंस में कनेक्शंस बढ़ने लगे, ठीक है। इंडियंस में चीज़ें ज़्यादा डिस्कस होने लगी, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स दैट वर देयर, ओके। People from different parts of India came in contact of each other and there was an increase in communication and the feeling of nationalism grew up. तो धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग भाई साहब ग्रो होने लगी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, द इंडियन वेल्थ वाज फ्लोइंग टुवर्ड्स इंग्लैंड बाय ऑल मीन्स। तो सारा जो वेल्थ था इंडिया का वो कहाँ पे जा रहा था भाई साहब, इंग्लैंड में, क्योंकि वो लेकर जा रहे थे, लूट कर लेकर जा रहे थे। उनका मकसद ही यही था कि इंडियंस को लूटा जाए, ठीक है, ओके। Due to the imperialist policy of the England, there was beginning of economic exploitation of India. Imperialist policy क्या होती है भाई साहब, imperialism ये होता क्या है भाई साहब, imperialism is basically जो strong nations हैं वो weak nations को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम imperialism। strong nations अपने आप को weak nations के ऊपर establish करते हैं, that is called imperialism, ठीक है, okay। So the Indian wealth was flowing into England by all means. Due to the imperialist policy of England, there was beginning of economic exploitation of India. मतलब इंडिया की आर्थिक अवस्था धीरे धीरे गिरने लगी क्योंकि लूट पार के लेकर जा रहे हैं, ठीक है, ओके। फार्मर्स वर कंपेल्ड टू टेक कैश क्रॉप्स। जितने भी फार्मर्स थे उनको भाई साहब कंपेल किया गया कि आप भाई साहब खेती बाड़ी कीजिए, किसका, कैश क्रॉप्स, ठीक है, कैश क्रॉप्स कल्टीवेट कीजिए। वाई कैश क्रॉप्स, एक मिनट, हाँ बोलिए, बिजनेस करने के लिए। तो यहाँ पे देखो फार्मर से मजबूरन कैश क्रॉप्स ग्रो करवाया जाता था। कैश क्रॉप्स मतलब आपका देखो कॉटन एक कैश क्रॉप है, ठीक है, और क्या है भाई साहब, शुगर केन एक कैश क्रॉप है, ठीक है, जूट एक कैश क्रॉप है। तो मतलब जहाँ पे हम ज़्यादा करके वीट और राइस ग्रो करवाते थे वहाँ पे ये कैश क्रॉप्स ग्रो करवाए जाने लगे, ठीक है। सो दे वर टोल्ड टू गो कैश क्रॉप्स, ओके। फार्मर्स वर कंपेल्ड टू टेक कैश क्रॉप्स, बर्डन ऑफ लैंड टैक्सेस, continuous famines all broke down the backbone of Indian agriculture। तो पहली बात तो फार्मर्स से बोला गया कि भाई साहब आप कैश क्रॉप्स कल्टीवेट कीजिए। इंडिया जैसे कंट्री में हम बहुत बड़ी मात्रा में कैश क्रॉप्स नहीं कल्टीवेट कर सकते क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, फूड रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है। अगर आप कैश क्रॉप्स कल्टीवेट करेंगे तो क्या होगा, लोगों के पास खाने को नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया भाई साहब, फेमाइन। फेमाइन मतलब समझते हैं व्हाट इज फेमाइन, फेमाइन मतलब सूखा पड़ना, और इस सूखे पड़ने की वजह से एग्रीकल्चर बहुत अस्त व्यस्त हो गया, एग्रीकल्चर में बहुत सारे लॉसेस हो गए, ठीक है, फार्मर्स में। और इनके ऊपर भाई साहब बड़े बड़े टैक्सेस लग गए, ठीक है, दे वेर इम्पोज्ड विद हेवी टैक्सेस। कैश क्रॉप्स, फेमाइन और टैक्सेस, इन तीनों ने भाई साहब एग्रीकल्चर का दम तोड़ दिया, ठीक है। मतलब इंडिया प्राइमरली क्या थी भाई साहब, एक एग्रेरियन कंट्री थी। एग्रेरियन कंट्री मीन्स एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और ये तीनों के दबाव में जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जो फार्मर्स, उनका भाई साहब फैमिली टूटता गया, उनका भाई साहब सब कुछ टूटता गया, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा जातियाँ होने लगी, ठीक है, ब्रोक डाउन द बैकबोन ऑफ द इंडियन कल्चर। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन विच लेड टू राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, अभी देखो व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। देखो जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो धीरे धीरे भाई साहब खत्म होने लगे। क्यों, क्योंकि जैसे समझ लो कॉटन है, कॉटन, ठीक है, अभी ये कॉटन क्या हो रहा है भाई साहब, जा रहा है कहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन में मिल्स में जा रहा है, ठीक है, मिल्स में जा रहा है, और वहाँ पे भाई साहब कपड़े मैन्युफैक्चर होकर फिर से इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। द क्लोथ्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड देयर केम इन इंडिया इन ह्यूज नंबर्स। तो इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट या ट्रेडिशनल वे में लोग कपड़े बना रहे थे वो ठप पड़ने लगा, ठीक है, बिकॉज इट वॉज ओवर क्राउडेड विद द गुड्स बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश। तो इंडिया में भाई साहब ओवर क्राउडिंग हो गई विद द गुड्स विच आर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे इजी इंडस्ट्री भी भाई साहब जाने लगा। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन विच लेड टू राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। द कैपिटलिस्ट
एक्सप्लॉयटेड द वर्कर क्लास। कैपिटलिस्ट किसको बोलते हैं? जो लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, ठीक है, वेलफेयर नहीं, वो देखेंगे अपना प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटलिस्ट भाई साहब क्या करने लगे? भाई साहब वर्कर क्लास को एक्सप्लॉयट करने लगे, उससे ज्यादा मेहनत करवाने लगे और उसको कम पगार पे रखा, ठीक है। वेरियस न्यू टैक्सेस वेर इम्पोज्ड ऑन द मिडिल क्लास, अलग अलग टैक्सेस इंपोज होने लगे। दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ डिसकंटेंट अमंग द पीपल। इससे क्या होने लगा भाई साहब? लोगों में डिसकंटेंट फैलने लगा, ठीक है, लोगों में भाई साहब डिसकंटेंट फैलने लगा। ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन न्यू आइडियाज सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा वेर इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियंस, ठीक है। ये सब नए आइडियाज भाई साहब आए जो इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है, ठीक है। सो दीज वर द न्यू आइडियाज विच वर इंट्रोड्यूस्ड। Justice, liberty, equality, democracy were introduced to the Indians. Rationalism, scientific attitude, humanity, nationalism, these principles were accepted by the Indians. Therefore, they inculcated a feeling that we are capable of carrying out the work of the country and its progress is possible by the following principles. India is a country of diverse languages, but with the introduction of English language, India got a new medium of communication. तो इंडिया में भाई साहब एक नया मीडियम हो गया कम्युनिकेशन का जब इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज, देखो, जो भाई साहब हिंदी जानता है जरूरी नहीं कि वो मराठी जाने, जो भाई साहब मराठी जानता है वो जरूरी नहीं कि वो बंगाली जाने, लेकिन इंग्लिश एक मेन कम्युनिकेशन लैंग्वेज हो गया। लोग धीरे धीरे इंग्लिश सीखने लगे, तो ये एक लैंग्वेज की वजह से लोग एक दूसरे से और भी ज़्यादा जुड़ने लगे, ठीक है। स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। द एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एट कोलकाता बाय द ब्रिटिश। तो एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे में भी है, आप लोग कोई गए हैं? कामोटे से निकले तब ना भाई साहब। अगर आप बॉम्बे में जाएंगे तो देश एशियाटिक लाइब्रेरी, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, ठीक है, उस टाइम पे वो सेटअप हुआ था, ओके। तो ये सोसाइटी, मैनी इंडियन वेस्टर्न स्कॉलर स्टार्टेड द स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर। तो अभी इंडियन स्कॉलर्स भी और वेस्टर्न स्कॉलर्स भी, इन लोगों ने भाई साहब इंडियन कल्चर को स्टडी करना चालू किया। द मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, पर्शियन एंड अदर लैंग्वेजेस वर एग्जामिन्ड एंड रिसर्च एंड वर पब्लिश्ड। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो पहले पुरातन जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो पुरातन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है, दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स वे बेसिकली स्टडीड, ठीक है। इंडियन स्कॉलर्स डॉक्टर भाव दाजी लाड, डॉक्टर R.G. भंडारकर मेड इंटेंसिव स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर ब्लेस्ड विद ग्लोरियस एंशियंट ट्रेडिशन, द इंडियंस वेर अवेकेंड विद द सेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो होता क्या है, हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा था, वी वेर लूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, लूजिंग आइडेंटिटी। ये क्यों होता है, या हम इसको बोल सकते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों होता है, व्हाई डज इट हैपन? तो इंडिया में भाई साहब, इंडिया में भाई साहब किसका रूल था भाई साहब? फॉरेन कंट्रीज का रूल था, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 200 साल तक मुगल्स ने रूल किया, ठीक है, 200 साल तक, 200 साल से ज़्यादा, ठीक है, 200+ ईयर्स तक मुगल्स ने रूल किया। फिर भाई साहब 150 साल तक भाई साहब क्या इंग्लिशमैन ने रूल किया। तो इतने साल तक हम बेसिकली फॉरेन इन्वेडर से रूल होते हुए आए हैं, तो हमारे आइडेंटिटी बेसिकली लूज हो गई थी, ठीक है, वी हैड लॉस्ट आवर आइडेंटिटी। सो देयर वाज एन आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर आइडेंटिटी क्राइसिस होता है सो देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, हमको भाई साहब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्यों क्यों सॉरी, लेकिन क्यों? लेकिन तू इस हफ्ते में दूसरी बार एब्सेंट हो रहा है ना? एक दिन और एब्सेंट हुआ है ना, मुझे याद है। उस दिन क्यों एब्सेंट था? अच्छा 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 अच्छा, हाँ, वो हफ्ते के एंड तक रहेगा तेरे को बुखार, दूर दूर तक लग रहा है इसको बुखार है। भाई साहब स्कूल गए थे? तेरा वही एब्सेंटिज्म का चक्कर फिर से चालू हो रहा है और कुछ नहीं। तो इंडियंस में क्या होने लगा भाई साहब? आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है, देयर वाज अ ह्यूज आइडेंटिटी क्राइसिस, इंडियंस वे नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। तो जिनको आइडेंटिटी क्राइसिस है, पहले उनके आइडेंटिटी को हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है, आइडेंटिटी को हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तेरे को मालूम है ना एक्सरसाइज है, अगर एब्सेंट रहेगा तो दूसरे दिन जो पढ़ाया था पिछले दिन उसका वीडियो देखकर आना है और सारे आंसर्स बोलने, और अगर नहीं बोलते तो हाथ के बल खड़ा करते हैं ऐसे ऊपर, पैर ऊपर और हाथ नीचे, आधा घंटा खड़ा रहेंगे। जो भी एब्सेंट होगा दूसरे दिन अगर आकर वीडियो लेक्चर लेकर नहीं आएगा, उसको यही पनिशमेंट रहेगा भाई साहब। वो 1 घंटा यहाँ पे 1.5 घंटा और बैठेगा, ऐसे ही पढ़ता रहेगा, ठीक है।
ओके, आप लोग भाई साहब एब्सेंट होते हैं उल्ट सुल्ट, एब्सेंट होने का कोई कारण नहीं, और फिर आते हैं दूसरे दिन बिना पढ़े बिना वीडियो देखे। इतना सब कुछ आपके लिए करके दिया जा रहा है, लेकिन नहीं करेंगे हम। इतनी ज़्यादा स्पून फीडिंग किसी क्लास में नहीं होती है भाई साहब, कि अगर चलो आप नहीं आए तो आपके लिए वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है, इसको तो देख कर आओ, कम से कम इसको तो पढ़ कर आओ, इसको तो जान कर आओ। ना एब्सेंट होने का कोई हिसाब है, ना पढ़ाई का कोई हिसाब है, कुछ भी हिसाब नहीं है, बेहिसाब सब कुछ चल रहा है आपके जीवन में। मार्क्स क्या चने के झाड़ पे आएंगे भाई साहब? हाँ, छोटे छोटे चीज़ों में आपका एफर्ट्स नहीं है। आपको बस कोई चाहिए कि हमको पढ़ाता रहे, हम पढ़ेंगे हम नहीं, है ना? तो दिस इज अ सिकनेस, प्लीज गेट रिड ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल। आप अगर सिर्फ ये सोच रहे हैं कि के पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हम रट के जाएंगे तो एग्जामिनेशन में नैया पार हो जाएगी, तो बहुत गलत धारणा है आपकी। इट्स अ मिस इंटरप्रिटेशन। आपने फिर NEP को समझा ही नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भाई साहब चेंज हो चुकी है। आपको भाई साहब लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि पीछे के क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ उनको पढ़ के जाएंगे और नैया पार हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। थिंग्स आर चेंजिंग एंड यू गॉट टू चेंज एज वेल। मैं आपको गारंटी देकर बोलता हूँ, आप सारे क्वेश्चन आंसर्स रट कर जाइए, आपका 60% भी क्रॉस होना मुश्किल होगा। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स मत पढ़िए, इसका मतलब ये बोल रहा हूँ कि आपको अलग से चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अभी आपका यही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भाई साहब यही बोल रहा है कि आप रट्टा मार मत बनिए, ठीक है? आपको पढ़ाई के तरीके में चेंज लाना है, आपको चीज़ों को समझ के पढ़ना है, ऐसे रट्टिक मट्टा तोते की तरह नहीं पढ़ना है भाई साहब। थिंग्स आर चेंजिंग एंड प्लीज़ चेंज योर सेल्फ एज वेल। आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। सारे क्वेश्चन आंसर रट के जाइए, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। मैं मतलब कुछ पेरेंट्स को ऐसे जानता हूँ जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहे फिर भी नहीं आ रहे मार्क्स। मुझे मालूम है नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जो नोट्स भेजता हूँ उनको रेफ़र नहीं करते हैं। मैं नोट्स जो भेज रहा हूँ आपको, उसमें तमाम तरीके के क्वेश्चन आंसर्स हैं उस चैप्टर के पर्टेनिंग, उसको आप देख नहीं रहे हैं, उसका नोट नहीं बना रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। आपके बुक्स अभी स्कूल वाले एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आपको करा सकते हैं, मैं आपको अनलिमिटेड क्वेश्चन दे सकता हूँ। अगर आप उसको नहीं फॉलो कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप। तो प्लीज़ आप या तो इतनी अच्छे से NCERT को पढ़ लीजिए भाई साहब, या इतनी अच्छे से अपने SCERT को पढ़ लीजिए कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाकर पूछे आप जवाब दे पाएँ, जो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? असंभव तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। या तो वो सारे क्वेश्चन आंसर्स को पढ़िए, जानिए और समझिए जो मैंने आपको भेजे हैं। बुक के क्वेश्चन आंसर से आपके नैया पार नहीं होने वाली है, ये मिसकंसेप्शन में है आप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको पढ़ना नहीं है, उनको भी पढ़ना है, प्लस एडिशनल भी पढ़ना है पर चैप्टर। ओके, तो यहाँ पे देखो इंडिया में ना एक बहुत भारी भरकम लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो चुकी थी। आप इतनी देखो, तुम समझ लो इसको ऐसे समझो कि एक फैमिली में पर्सन A है, वो किसी के घर में नौकर का काम कर रहा है, ठीक है? नौकर खाना वाना बनाता है, बाजार से सामान लाता है। उसका बेटा भी उसी घर में नौकर बना, उसका बेटा भी उसी घर में नौकर बना, उसका बेटा भी उसी घर में नौकर बना। तो ये तमाम पीढ़ियां क्या हो रही हैं भाई साहब? नौकरी कर रही हैं, है ना? किसी के घर में नौकरी कर रही हैं। तो क्या इनमें कोई रेवोल्यूशन आ पाएगा? नहीं। बचपन से ही इनके माइंड में यही बैठा है कि यही है मंजिल हमारी, इसी घर में हमको झाड़ू पोछा बर्तन करना है, ये हमारी मंजिल है ना? तो दैट इज़ देयर आइडेंटिटी, यही उनका आइडेंटिटी है। जब तक आप उनको झंझोड़ेंगे नहीं भाई साहब, तुम भी पढ़ लिख कर कुछ बन सकते हो, या तुम भी अपना लाइफ डिफरेंट कर सकते हो, कोई धंधा कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, तुम भी टॉप पे आ सकते हो, ऐसा जब तक उनको कोई समझाएगा नहीं, तब तक उनके माइंडसेट में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना? देयर विल बी नो। लेकिन इसको करने के लिए हम जाकर उन नौकर को, जो बेटे के उसको बोलेंगे भाई साहब तू ये कल से ना काम पे जाना छोड़ दे, चल मैं तुझको बिजनेस सिखाता हूँ, चल मैं तुझको पढ़ाई सिखाता हूँ, नहीं आएगा वो आपके साथ, वो आपके साथ नहीं आएगा, है ना? क्योंकि उसको सिक्योर है ना, वो वहाँ पे सिक्योर है। क्योंकि उसको ये भी नहीं मालूम कि उसकी आइडेंटिटी लॉस हो चुकी है, उसका खुद का कोई वजूद नहीं है, उसका खुद का कोई आइडेंटिटी है नहीं, वो बस पीढ़ी दर पीढ़ी उस घर की सेवा किए जा रहे हैं वो लोग, है ना? लेकिन अगर उसको हम बाहर धीरे धीरे समझाते रहें कि भाई देखो ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई करके लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, या ये देखो ये बिजनेस है, या ये करके लोग यहाँ तक पहुँच गए, इतना कमा रहे हैं, तुम भी ऐसा कर सकते हो, धीरे धीरे ग्रेजुअल ब्रेन वॉशिंग से तब जाकर वो ऊपर आएगा, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ भाई साहब यहाँ पे हुआ, आइडेंटिटी क्राइसिस। इंडियंस वेर अंडर सीवियर आइडेंटिटी क्राइसिस। इतने सालों की गुलामी ने उनको भाई साहब आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल दिया, उनका कोई का कुछ वजूद ही नहीं था,
ठीक है। तो इसके लिए भाई साहब इंडियन कल्चर, जब हमने इंडियन कल्चर को आइडेंटिफाई किया, उस टाइम के स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस, ठीक है, उस टाइम के स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस ने इंडियन कल्चर को आइडेंटिफाई किया। इंडिया इतना रिच है कल्चर में, इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और बोला कि भाई साहब आप एक ऐसी चीज़ के, तो देखो ये सारे ऐसे समझो इसको, ये सारे जितने भी नौकर हैं, उसको खोल देना, इस चीज को ऐसे समझो, ये जो एक बहुत बड़े घर की सेवा कर रहे हैं, ये सब नौकर है, नौकर है, नौकर है ना। इनको जाकर हम पढ़ाएं, मतलब समझाएंगे कि भाई साहब आप पढ़ाई कर लीजिए या आपको धंधा कर लीजिए, देखो आपका लाइफ में चेंज आ जाएगा, ये नहीं समझेंगे, ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनके लिए वही सिक्योरिटी है। लेकिन अगर इनको बताया जाए कि भाई तुम्हारे विरासत में ना तुम्हारे पूर्वजों ने इतना पैसा छोड़ के रखा है तुम्हारे लिए, तब वो फटाक से छोड़ देंगे, है ना, तब वो फटाक से छोड़ेंगे। अरे तुम जिस घर में रहते हो ना, छोटे से झोपड़ी में रहते हो ना, उसके नीचे खोद कर देखो भाई साहब लाखों का खजाना पड़ा हुआ है। ऐसा अगर कुछ मैजिक हो जाए, ठीक है, तो तुम्हारे पूर्वजों ने वो गाड़ के रखा है तुम्हारे लिए, ठीक है, ऐसा अगर कुछ मैजिक हो जाए तो क्या वो नौकरी छोड़ देंगे, उस घर की छोड़ देंगे, राइट। तो ऐसा ही स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ने, जो सारे इंडियंस थे जो एक सीवियर आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे थे, उनको दिखाया कि भाई साहब हमारा जो इंडिया का हेरिटेज है या इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत ही पुराना कल्चर और हेरिटेज है, इट्स अ वेरी ओल्ड कल्चर। तब जाकर उनका कॉन्फिडेंस जो है तो बूस्टअप हुआ, ठीक है, इससे उनका कॉन्फिडेंस का बूस्टअप हुआ। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो लड़ने के लिए ना भाई साहब कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस को अभी कॉन्फिडेंस इस कदर टूटा हुआ है 200 साल की गुलामी में कि उसको आप एकाएक नहीं उजागर कर सकते। लेकिन अगर आप इनको दिखाते हैं कि भाई साहब तुम बहुत रिच कल्चर से जुड़े हुए हो, या तुम बहुत रिच एटमॉस्फेयर से आ रहे हो, या तुम्हारा कल्चर जो है बहुत महंगा कल्चर था, ठीक है, बहुत ही डाइवर्स कल्चर था, ठीक है, तो तब जाकर उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि हाँ हम भी उस सदी के थे, ठीक है। सो दिस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज वर्किंग सिंस पास्ट 100 years इन पूना। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर्स, देखो ये सारी चीजें आ रही थी और ये सारी चीजें इनडायरेक्टली नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी। जैसे रोड्स और रेलवेज का आना, इससे लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ गई, और ये किसको सपोर्ट कर रही है? नेशनल मूवमेंट को, मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट को, ठीक है। फिर भाई साहब एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होना। पहले इंडिया में क्या था, थोड़े से जगह पे मुगल एम्पायर है, थोड़े से जगह पे आपका मराठा एम्पायर है, थोड़े से जगह पे आपका नवाब है, तो ये सब अलग अलग है, इनके सबके रूल्स और लॉज और रेगुलेशंस अलग अलग है। लेकिन जैसे ही एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, सबके लिए रूल्स और लॉज और रेगुलेशंस एक हो गए, तो सब जुड़ गए एक के साथ, ठीक है। फिर क्या आया भाई साहब, आपका कल्चरल हेरिटेज जो हमारा है वो एक्सपोज आउट हुआ, बिकॉज देयर वर हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स हु बेसिकली did some deep diving into the history of India, and they were able to showcase that we belong to a very old culture, we had a rich heritage of our own। हमारी आइडेंटिटी जो क्राइसिस में थी बहुत सालों से, उसको फिर से एक बूस्टअप मिल गया। अभी आते हैं हम न्यूज़पेपर पे। इंडियंस में पहले न्यूज़पेपर्स नहीं था, अभी न्यूज़पेपर, पहले उस टाइम पे देखो, आज की तारीख में ना आपने देखा रहेगा भाई साहब, कोई एक मतलब फालतू सा वीडियो अपलोड करता है और वो फेमस हो जाता है भाई साहब, ठीक है, इंस्टाग्राम में पता नहीं कुछ तो रील बना दिया भाई साहब फेमस, ठीक है। क्यों हो रहा है कोई फेमस? एक फालतू सी चीज़ पे भी क्यों कोई फेमस हो रहा है? वाई? क्यों? फालतू सी चीज़ छोड़ो, कोई भी फेमस होना आज की तारीख में कोई बड़ा बात नहीं है, इट्स एन ईजी प्रोसेस। हाउ? अरे मैं, हाँ नहीं, लोगों को वो चीज़ पसंद है वो नहीं, आज की तारीख में आप जो कुछ भी करते हैं उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत लोगों तक 1 मिनट में पहुंचा सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, वायरल हो जाएंगे, यस, ठीक है, वायरल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, 1 मिनट में भाई साहब आपका जो है वो पूरा सोशल मीडिया में फैल जाएगा। ऐसा पहले नहीं था, ऐसा पहले नहीं था, मतलब ऐसा देखो, चाहे पहले देखो टीवी, रेडियो, अभी तो जो सोशल मीडिया में आप अपलोड करते हैं तो पूरी दुनिया को वो चीज़ दिखेगी, करेक्ट, समझ में आ रही है भाई साहब, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी फॉर एनी आइडिया टू बी प्रोपोगेटेड टुडे। आज की तारीख में फटाफट भाई साहब ये आइडिया प्रोपोगेट हो सकता है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पे पहला चीज़ जो आया वो था न्यूज़पेपर्स। आपने जीवन में किसी ने भी कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश की है? हाँ, पढ़ा है? किसने किसने पढ़ा है? आपने पढ़ा है, ओके। और ओके, रेगुलरली कौन पढ़ता है? रेगुलरली सबके आप डाउन हो गए, ओके, रेगुलरली पढ़ते हैं, वेरी गुड, ठीक है, पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये धीरे धीरे कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो डाई आउट हो रहा है, ठीक है, इट्स एक्चुअली डाइंग आउट। हमारे टाइम पे भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ ना,
तुम मुझे अगर इंग्लिश में पूरा पूरा बोलने बोलोगे, इफ़ यू वांट मी टू कंडक्ट दिस एंटायर लेक्चर इन इंग्लिश, आई विल हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. ठीक है, आई कैन कंटिन्यू इन इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 6 to 7 hours. देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. ईजिली इट विल कम टू मी. वाई? बिकॉज ये हमको पहले से, मैं इसलिए हिंदी में करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि लोगों को पूरा पूरा इंग्लिश समझ में नहीं आएगा. ठीक है, इट्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड एवरीथिंग इन इंग्लिश. So that is a challenge and that is absolutely acceptable to me, and that's the reason I play between both the languages. But अगर आप देखोगे इस चीज़ का प्रभाव मुझे क्यों पड़ा है, क्योंकि we regularly used to read newspapers. हमारे यहाँ पे कल्चर ही था, पहले न्यूज़पेपर ही न्यूज़ का मीडियम था. ठीक है, और न्यूज़पेपर का जो लैंग्वेज होता है उसको आप रोज 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 पढ़ते रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली भाई साहब आपके रीडिंग आपकी बढ़ेगी, और रीडिंग बढ़ेगी तो आपके लैंग्वेज में बोथ इन वर्बल एज वेल एज इन रिटन फॉर्मेट्स योर लैंग्वेज इज गोइंग टू इम्प्रूव. आपका लैंग्वेज भाई साहब इम्प्रूव होगा, आपका लैंग्वेज पे ग्रिप इम्प्रूव होगा. सो इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स एवरी डे, प्लीज डू मेक इट श्योर दैट यू स्टिल कंटिन्यू विद द हैबिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई इंसिस्ट ऑन एवरीबडी, आज की तारीख में न्यूज़पेपर परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी उसको पढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए. ठीक है, खैर यहाँ पे बात हो रही है न्यूज़पेपर्स की. तो जब ब्रिटिशर्स ने भाई साहब न्यूज़पेपर्स लाया तो उनका मकसद क्या था कि न्यूज़ फैले, है ना, न्यूज़ को प्रोपोगेट करे. लेकिन इन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे, उनको समझ में आने लगा कि वी बिलोंग टू अ कंट्री. पहले तो कंट्री आइडेंटिटी थी ही नहीं. ठीक है, पहले तो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी नहीं, आपकी आइडेंटिटी थी कामोटे गाँव का इंसानों में. आप इंडियन है ऐसा नहीं बोलते थे. ठीक है, आप कामोटे गाँव में रहने वाले कोई इंसान हैं. ठीक है, यू आर इंडियन, ये आपकी आइडेंटिटी पहले नहीं थी. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, लोग अपने को अपने गांव से या अपने तहसील से जोड़ते थे, लेकिन अपने को एक देश से नहीं जोड़ते थे, क्योंकि देश था ही नहीं. ठीक है, तो धीरे 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 इनको दिखने लगा कि भाई साहब अच्छा ये एक देश है, अच्छा यहाँ पे चेन्नई में ये हो रहा है, अच्छा कोलकाता भी हमारा देश का पार्ट है क्या, अच्छा दिल्ली भी है क्या. ओके, सो दीज आर बेसिकली प्लेसेस, इतना बड़ा देश है हमारा. ठीक है, दैट्स व्हाट पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग. By the advent of newspapers were propagated by the British Empire, obviously to propagate their own ideas and news in the entire society. However, this started getting used in by the Indians. और फिर Indians ने अपने newspapers छापने चालू कर दिए. ठीक है, there were a lot of Indian newspapers which were published at that time. ठीक है, तो ये भी हमारे फेवर में आ गया. लोगों को जोड़ने के ये सारे माध्यम होने लगे. ठीक है, देश बनेगा तब जब लोग जुड़ेंगे, और ये सारे प्रोसेसेस क्या थे, लोगों को जोड़ने के प्रोसेसेस थे. ठीक है, रोड्स एंड रेलवेज ब्रिटिशर्स ने भाई साहब बनाया अपने धंधे के लिए, लेकिन इससे लोग जुड़ने लगे. ठीक है, जल्दी कनेक्ट होने लगे. रोड्स एंड रेलवेज की वजह से लोग एक दूसरे से जल्दी कनेक्ट होने लगे. न्यूज़पेपर्स की वजह से लोग एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट होने लगे, उनको न्यूज़ मिलने लगी, पूरे देश भर की न्यूज़ उनको मिलने लगी. ठीक है, और भाई साहब क्या है, कल्चरल आइडेंटिटी. कुछ हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स ने इंडिया के पास्ट कल्चर और आइडेंटिटी पे काम किया, पास्ट कल्चरल हेरिटेज पे काम किया और उसको उजागर किया, उसको प्रस्तुत किया. इससे भी भाई साहब लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया. ठीक है, ये सब तो थे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या थे भाई साहब जिसके वजह से लोग जुड़ रहे थे? दीज वर ऑल पॉजिटिव थिंग्स. ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या थे भाई साहब? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. ब्रिटिशर्स लोग भाई साहब हमको लूट कर लेके जा रहे थे. ब्रिटिशर्स लोग हमसे ही जबरदस्ती हमारे ही खेत में उनका क्रॉप्स उगवा रहे थे. ठीक है, दे वर इनकरेजिंग कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ व्हीट, राइस, ज्वार एंड बाजरा विच वर द स्टेपल इंडियन डाइट. उसको छोड़ के भाई साहब ये सब कैश, ताकि वो अपने इस माल को लेकर जाए ब्रिटिश में और फिर उसी चीज़ को यहाँ पे लाकर बेचें. ठीक है, तो इससे हमारा क्या होने लगा, और प्लस हमारे देश में फेमीन हो गया. फेमीन हो गया मतलब सूखा पड़ गया. सूखा पड़ने की वजह से और ज़्यादा किसान की हालत बद से बदतर हो गई. किसानों पे हाई टैक्सेस लगने लगे. तो ये सब तमाम चीज़ों से एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा था. ठीक है, किसान वर्ग, वर्कर्स वर्ग, ये जो सारे वर्ग थे ये शोषित हो रहे थे, इन पे काफ़ी सारा टॉर्चर हो रहा था. तो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, और ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे जो लोगों को जोड़ रहे थे, और इसी से हमारा नेशनल मूवमेंट आगे जाने लगा. ठीक है, दैट इज हाउ द नेशनल मूवमेंट पेव्ड इट्स वे. ठीक है, एनी क्वेश्चंस पीपल? हम contribution of newspapers during the period English and vernacular papers. What are vernacular papers? What is vernacular? अच्छा vernacular क्या होता है भाई साहब? अभी तेरे पेरेंट्स को कॉल करके बोलता हूँ कि तेरे को इंग्लिश मीडियम से उठाकर वर्नाकुलर मीडियम में डाल दे. अच्छा होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो वर्नाकुलर मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अभी बोलता हूँ कि तुमको इंग्लिश मीडियम से हटाकर वर्नाकुलर मीडियम में डाल दे,
तो वर्नाकुलर मीडियम में डाल दे, मतलब क्या? एक लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है? हिंदी है, मराठी है, मारवाड़ी है, क्या है? कौन सा लैंग्वेज है? हाँ सॉरी, हाँ मदर टंग। हिंदी ने मदर वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जैसे रीजन वाला लैंग्वेज, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का रीजनल लैंग्वेज क्या है? मराठी, ठीक है। वैसे ही भाई साहब अगर राजस्थान जाएंगे तो मारवाड़ी, ठीक है। गुजरात जाएंगे तो गुजराती। सो दीज आर बेसिकली वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये वर्नाकुलर मीडियम में भी अभी क्या होने लगा? न्यूज़पेपर्स पब्लिश होने लगे, ठीक है। चौथा हिस्सा क्या था भाई साहब? इंग्लिश अभी एक कॉमन लैंग्वेज बन गया, ठीक है। इंग्लिश को मैंडेटरी लैंग्वेज बनाया जाने लगा। तो पहले क्या था? एक बंगाली के लिए शायद मराठी सीखना मुश्किल है क्योंकि वो मराठी से, महाराष्ट्र से बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन जब एक इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होकर उभरने लगा तो सब लोग थोड़ा 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 टूटा फूटा इंग्लिश सब लोग बोलने लगे और समझने लगे, और इससे और ज़्यादा कनेक्शन होने लगा, ठीक है। देयर वाज अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड दैट्स हाउ पीपल वर गेटिंग कनेक्टेड, ठीक है। क्लियरम, ओके। ओके, न्यूज़पेपर्स लाइक दर्पण, हाँ सोशल आउटरीच took place मतलब सोशल आउटगेनिंग, AWK अवेकनिंग। सोशल अवेकनिंग मतलब क्या? सोशल अवेकनिंग सोशल अवेकनिंग को समझने के लिए पहले हमको सोशल स्लीपिंग समझना पड़ेगा। ऐसा कोई टर्म वैसे है नहीं सोशल स्लीपिंग, लेकिन लोग बेहोशी की अवस्था में अगर हैं, ठीक है, मतलब लोग सो नहीं रहे, हम बोले ना सबके सब सो रहे हैं भाई साहब यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि खर्राटे भर रहे हैं, फिजिकली अस्लीप नहीं है, लेकिन जैसा चल रहा है भाई साहब चलने दो। ऐसा जब लोगों के अंदर ऐसा एटीट्यूड होता है कि भाई साहब चल रहा है ऐसा ही चलने दो, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, इस तरीके का जब एटीट्यूड होता है तो इसको हम बोलते हैं द सोसाइटी इज ऑन अ स्लीप मोड, ठीक है। द सोसाइटी इज ऑन अ स्लीप मोड बिकॉज नोबडी इज थिंकिंग अबाउट डेवलपमेंट, बिकॉज नोबडी इज थिंकिंग अबाउट चेंजेस, ठीक है। सॉरी। तो जब तक आप भाई साहब डेवलपमेंट या चेंजेस के बारे में नहीं सोचेंगे तो एक्चुअली सोसाइटी में चेंजेस आएंगे भी नहीं, ठीक है। तो सोशल अवेकनिंग मतलब क्या होती है? कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिसके तहत सोसाइटी में जागरूकता फैलती है, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर्स आए तो न्यूज़पेपर्स की वजह से सोसाइटी में जागरूकता फैली कि भाई साहब हम इंडियंस हैं, हमारा एक कंट्री है इंडिया जिसमें अभी फिलहाल हमारा कोई राज नहीं है, ब्रिटिशर्स आर रूलिंग अस, ठीक है। तो इस तरह से जागरूकता फैलती है, इसको हम बोलते हैं सोशल अवेकनिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सोशल अवेकनिंग। स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द, तो आपने भाई साहब इसको पढ़ा है, ठीक है। किसने स्टैब्लिश किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन कौन थे भाई साहब? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? नहीं, नहीं, he was a Britisher, A.O. Hume, he founded the Indian National Congress, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी गई ऑन 28th of December, हम पढ़ चुके हैं इसको, 1885 द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल इन मुंबई। 72 डेलीगेट्स, पढ़ चुके हैं इसको भी पढ़ चुके हैं हम, 72 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस सेशन, ठीक है। व्योमेश चंद्र बैनर्जी, a renowned lawyer from Kolkata, was the president of this session, ठीक है। In this session, they established the Indian National Congress. Alan Octavian Hume, A.O. Hume, ठीक है, a British officer took lead in the establishment of Indian National Congress. So he was the one basically who founded the Indian National Congress. Increased proportion of Indians in the administration, reduction of military expenses by the British government, such statements were sent to the British. तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ, इसका भाई साहब क्या था? ये सारे जितने भी चीज़ें होंगी इसको बाई एप्लीकेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजेगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन बनाएगा, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, दरख्वास्त भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, दिस वाज इट्स। तो इसको हम क्या बोलते थे? दिस एटीट्यूड वाज नोन एज मॉडरेट एटीट्यूड, ठीक है। तो पहले मॉडरेट एटीट्यूड था ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? टू मेक द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉरगेट द डिफरेंसेस इन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, geographical territories and bring them on a common platform to understand each other's problems and views to increase the feeling of oneness among the people
to take efforts for the development of the country were the objectives of Indian National Congress. तो इनका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडिया की यूनिटी, जो उस टाइम पे नहीं थी, ठीक है। आपकी आज की पहली आइडेंटिटी क्या है? इंडियन। उसके बाद आप भाई साहब महाराष्ट्रन हैं, या उसके बाद आप एक बंगाली हैं, या उसके बाद आप एक पंजाबी हैं। योर फर्स्ट आइडेंटिटी लिविंग इन इंडिया वुड बी टू बी एन इंडियन, ठीक है। ये आपकी पहली आइडेंटिटी है जो पहले उस टाइम पे मिसिंग थी। तो आपकी आइडेंटिटी पहले क्या होती थी भाई साहब? पहले के ज़माने में आप जिस गांव को या तहसील को बिलोंग करते थे वही आपकी आइडेंटिटी हुआ करती थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्टैब्लिश हुआ तो इसका पहला उद्देश्य क्या था? टू यूनिफाई इंडिया, टू इंश्योर दैट एवरीबडी इज बेसिकली यूनाइटिंग, ठीक है, टू यूनिफाई इंडिया। मॉडरेट फेज, तो जैसे मैंने आपको बोला, जैसे ही कांग्रेस स्टैब्लिश हुआ द मोमेंट कांग्रेस वॉज स्टैब्लिश देयर वॉज अ मॉडरेट फेज। तो एक मॉडरेट फेज स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, मॉडरेट फेज लास्टेड फ्रॉम 1885 टू 1905। द अर्ली 10 years आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द कंट्रीब्यूशन वाज वेरी स्लो बट कंसिस्टेंट। तो बहुत स्लोली चल रहे थे ये, जैसे सरकारी काम होता है ना, ठीक है, सरकारी काम बहुत ही स्लो था ये। मतलब कैसा है? पहले 10 साल अच्छा कोई भाई साहब मुद्दा है, ठीक है, हम एक एप्लीकेशन या अर्जी गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है, हम सबसे साइन करा कर बोलेंगे कि इस पे काम कीजिए, इसका कोई सोल्यूशन निकालिए। क्यों निकालेंगे? वो यहाँ पे आए हैं भाई साहब हमको लूटने के लिए, सिंपल एज दैट। हमको भाई साहब लूट लाट के वो यहाँ से जाएंगे, अपना ही साम्राज्य बनाएंगे। तो वाई आर दे गोइंग टू कंसिडर आवर रिक्वेस्ट? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। सो मॉडरेट फेज था 1885 से 1905 तक। ये पहले 10 साल मॉडरेट लोगों का ज़माना था कांग्रेस में, ठीक है। इन लोगों की मतलब ऐसा ही था कि हम बड़े भद्र तरीके से, बड़े सिविलाइज तरीके से अपनी मांगों को उनके सामने रखेंगे, वेरी सिक्योर्ड वे में हम उनको सामने रखेंगे, ठीक है। सो मॉडरेट फेज द अर्ली 10 years आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट of Indian National Congress, their contribution was very slow but consistent. The leaders of Indian National Congress were realistic and highly educated. ज़्यादा करके ये realistic भी होते थे और highly educated भी होते थे. They were aware that to organized work, a strong foundation needs to be built up. Western thinkers' philosophy of liberalism, freedom, equality, fraternity, these values had an impact on them. तो ज़्यादा करके जो moderates होते थे उस टाइम पे, they were educated people. They were basically what? Educated people, ठीक है, they were educated people. तो ये जो वर्ग था ये educated वर्ग था, और पूरे पूरे दुनिया में जो डेवलपमेंट्स चल रहे थे अलग अलग सब्जेक्ट्स में, फिलोसफी में, लिबरलिज्म में, इन सब चीज़ों से ये वाकिफ थे, ठीक है। सो दे स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दीज आइडियाज। दे हैड अ होप दैट इफ वी डिमांड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स देन द ब्रिटिश विल गिव जस्टिस टू आवर डिमांड्स। तो इनका ये मानना था कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल और बड़े भद्र तरीके से अपने डिमांड्स को ब्रिटिशर्स के पास रखते हैं तो हमारी डिमांड्स वो सुन लेंगे, ठीक है। इट्स लाइक यू, आपको भाई साहब लीव चाहिए स्कूल में तो आप एक एप्लीकेशन लिखते हो अपने प्रिंसिपल को, ठीक है। आपको अपना नाम चेंज करवाना है तो आप अपना एप्लीकेशन लिखते हो, आप अपना सेक्शन चेंज करवाना है तो आप एक एप्लीकेशन लिखते हो। तो आपको मालूम है कि एक रिटन एप्लीकेशन देना पड़ेगा तब जाकर काम होगा। ऐसा इनको भी लग रहा था कि अगर ये गवर्नमेंट को रिटन एप्लीकेशंस देते रहे और अपने मुद्दों को उनको बताते रहे तो गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन ले ही लेगी, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट नहीं करने वाली थी, ठीक है, क्योंकि उनको तो भाई साहब अपना फ़ायदा देखना है, ठीक है। दे हैड अ होप। तो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वेर ऑल मॉडरेट लीडर्स। ये भाई साहब थे सब मॉडरेट लीडर्स। और एक टाइम आया जब कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि भाई साहब ये सब छोटे पोटे ऐसे काम से कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है। इस तरह से अगर हम चलेंगे तो ब्रिटिशर्स हमको कभी भी नहीं सुनने वाले, वी आर गोइंग टू बी लूजर्स, ठीक है। तो उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आया, इनको बहुत नींद आ रही है। बहुत क्यों नींद आ रही है? थोड़ी थोड़ी नींद आनी चाहिए ना, हैं। उसके बाद आता है भाई साहब आपका एक्सट्रीमिस्ट। आफ्टर दिस इट इज द एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। इन द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिफरेंट रेजोल्यूशंस वेर पुट फॉरवर्ड बाय देम सच एज टू गेट रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोविजनल लेजिस्लेचर। प्रोविजनल लेजिस्लेचर क्या होता था? देखो इसको ऐसे समझो, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में टीचर हैं, ठीक है, अभी टीचर को पढ़ाना नहीं है, ठीक है, तो स्टाफ रूम में जाकर थोड़ा गप्पे सप्पे गॉसिप करेंगे। तो टीचर क्या करेंगे? एक मॉनिटर अपॉइंट करेंगे, है ना। विदित को हमने मॉनिटर बना दिया, भाई माइंड द क्लास, अगर क्लास में शोरगुल होगा तो तेरे को मारूंगा मैं आकर, ठीक है।
अभी क्लास कंट्रोल में हो जाएगा, है ना। तो क्लास से आवाज़ नहीं जाएगी, लोगों को लगेगा कि पढ़ाई हो रही है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये टीचर की चालाकी है ना। टीचर वॉन्ट्स टू एंजॉय हिज और हर टाइम इन द स्टाफ रूम बाय सम गॉसिपिंग और द अदर। He or she has appointed a monitor. This monitor will take control of the class. There will be no noise in the class. The principal or the other authorities will not come to know that there is something going on in the class. यार कैसे जिस टीचर को पढ़ाना नहीं रहेगा, ठीक है, जिसको टाइम पास करना रहेगा स्टाफ रूम में बैठकर, और ये भी है कि भाई अगर क्लास में शोरगुल हुआ तो ये शोरगुल प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच जाएगा, फिर प्रिंसिपल आएंगे, फिर भाई साहब टीचर को चिल्लाएंगे, ऐसा वैसा होगा, है ना। तो टीचर ने क्या किया भाई साहब, विदित को बना दिया मॉनिटर। विदित थोड़ा गुंडा टाइप का है भाई, सबको कंट्रोल करना भाई साहब, हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है तो ये करप्शन है, एक टाइप का करप्शन है ना। तो अभी ब्रिटिशर्स भी वैसा ही कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, अच्छा आप लोगों को हमसे प्रॉब्लम है, ठीक है, एक काम कीजिए ना, आपको हमारे गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है ना, हमारे गवर्नमेंट में थोड़ी छोटी मोटी बातें हो ही सकती हैं, तो हम सब कुछ तो नहीं देख पाएंगे, तो एक काम करते हैं हम, ठीक है, हमने एक प्रोविजनल लेजिस्लेचर बना दिया, यहाँ पे इलेक्शंस करवाएंगे और आपके ही लोग यहाँ पे इलेक्ट होंगे, ठीक है। आप अपने लोगों को अभी गवर्नमेंट मतलब क्या है, वो 1 करोड़ लोगों तो सुनते नहीं बैठेगी ना, वो जो मुद्दे हैं उन मेन मुद्दों को सुनेगी, और ये मेन मुद्दे कौन राइज करेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, इन रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शंस में इलेक्ट होइए, और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे इन लोग आपका मैसेज हम तक पहुंचाएंगे, ठीक है, और फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लोग सोचेंगे हाँ भाई अभी तो हमारी इलेक्शंस हो रहा है, हमारे लोग जा रहे हैं वहाँ पे, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे अभी। इससे क्या होगा, पैसा प्रोसेस और डिले हो जाएगा। ब्रिटिशर्स को ऐसे तरकीबें बहुत आती थी जिससे उनका जो इंडिया में टेन्योर है या रूलिंग पीरियड है, इससे वो बढ़े, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये मतलब करप्शन ही है एक टाइप का। आपको सिर्फ मतलब वहाँ पे टीचर मौजूद नहीं है, वहाँ पे ब्रिटिशर्स एक्चुअली में कोई चेंज नहीं आने वाले, वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि आपके ही रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट करवाएंगे, एक इलेक्शन करवाएंगे, उसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे, और यही रिप्रेजेंटेटिव्स आपके मुद्दों को हम तक पहुँचाएंगे, जिन मुद्दों पर हम काम करेंगे। होने कुछ नहीं वाला, ठीक है, होने कुछ नहीं वाला, ठीक है। तो इस तरह से प्रोविंशनल लेजिस्लेचर था। जॉब्स फॉर एजुकेटेड इंडियंस, कटिंग डाउन इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस ऑन मिलिट्री। जैसे मैंने बताया भाई साहब, आप लोग ने भी पढ़ा कि इंडिया में भाई साहब 1914 से 1919 तक पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था, और 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन भी एक पार्ट था। और ग्रेट ब्रिटेन, तो इंडिया ने इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन क्योंकि इंडिया ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट था तो झक मार के उसको भी भाई साहब उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा, सोल्जर्स को भेजने पड़े, तो हाई टैक्सेस पे करने पड़े, पैसा इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स को देना पड़ा, ठीक है। सो देयर वाज बोथ अ ड्रेन आउट ऑफ रिसोर्सेज एंड पीपल फ्रॉम इंडियन सॉइल टू मीट अप विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर, बिकॉज ग्रेट ब्रिटेन वाज फाइटिंग दिस वॉर, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो ये तो हो गया भाई साहब, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम सेफगार्ड लीगल। तो ये भाई साहब तमाम कानून की बातें कर रहे थे, और ये ब्रिटिशर्स भी इनको उल्लू ही बना रहे थे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को मालूम था कि आज नहीं तो कल लोग जागरूक हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल हमको इस देश को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, जितना हम और इसको ढकेल सके, ठीक है। तो अगर इन्होंने बोल दिया होता नहीं जो हम करेंगे, जो हम बोलेंगे वही करना पड़ेगा, जब बढ़ो, तो भाई साहब नहीं मानने वाले थे लोग अभी। अच्छा आपके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, आप अपनी टीम बनाओ, इसमें इलेक्शंस करवाओ, इसमें से जो इलेक्शन जीतेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव्स आपके मुद्दे लेकर हम तक आएंगे। दैट वाज हाउ द एंटायर प्रोसीजर वाज क्रिएटेड। इससे क्या होगा, टाइम लगेगा, इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा, और करने ये कुछ नहीं वाले, ठीक है। लोग इस आस में बैठे रहेंगे कि चलो 1 साल नहीं तो 2 साल नहीं तो तीसरे साल में तो काम बन ही जाएगा, लेकिन 10 सालों में भी वो काम नहीं होने वाला था, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स को भी अच्छे से मालूम था। जैसे आपने देखा भाई साहब, कांग्रेस को फॉर्म किया एक ब्रिटिशर ने, लेकिन 10 साल तक कांग्रेस सुस्तर मॉडरेट व्यू में थी, ठीक है, मॉडरेट स्टेप्स ले रही थी, और इन मॉडरेट स्टेप से कुछ नहीं होने वाला था। आर वी क्लियर टू दिस वन, ठीक है, ओके। टू क्रिएट अ स्प्लिट इन द नेशनल मूवमेंट, द ब्रिटिश इंप्लीमेंटेड द डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स को यह भी मालूम था कि भाई साहब जितना इन लोगों को हम स्प्लिट करेंगे उतना अच्छा होगा भाई साहब, तो इन्होंने भाई साहब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी निकाली। डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिशर्स को मालूम था कि हम बहुत कास्ट या हम बहुत रिलीजन ओरिएंटेड पीपल हैं,
सो लेट्स सो द सीड्स ऑफ डिवाइड एंड रूल। आप लोगों को जैसे मैं उस टाइम पे पढ़ा रहा था कि कैसे वेस्ट बंगाल को उस टाइम पे डिवाइड किया गया, ऐसा बोला गया कि अरे बहुत बड़ा राज्य है इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये मकसद था कि इंडिया हिंदूज को और मुस्लिम्स को अलग कर दिया जाए, ठीक है, मुसलमानों को और हिंदू को अलग कर दिया जाए ताकि भाई साहब वो एकजुट होकर फाइट ना कर पाए, ठीक है। ओके, एक्सट्रीमिस्ट फेज, अभी आता है भाई साहब आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज के पहले 3 सूत्रधार कौन कौन थे? पहले 3 लोग कौन थे? लाल बाल पाल, ठीक है। तो दिस वाज लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय ही हेल्ड फ्रॉम पंजाब, ठीक है। देन बिपिन चंद्रपाल एंड ही बेसिकली हेल्ड फ्रॉम बंगाल, ठीक है। एंड बाल गंगाधर तिलक हु हेल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। आज की तारीख में जो आप गणपति मनाते हैं सार्वजनिक तरीके से, वो इनके वजह से ही है, ठीक है। सो ही हेल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र। ये भाई साहब थे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। इन्होंने बोला अरे भाई साहब हमारे देश में हम अर्जियां देख करके आज़ादी लेंगे, लेट्स फाइट फॉर इट, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट, तो ये एक्सट्रीमिस्ट का फेज चालू होता है 1905 से लेकर 1920 तक, ठीक है। All Indian leaders who were politically aware kept aside their differences of caste, religion and gathered on a single platform on Indian National Congress। तो इन्होंने भाई साहब सारे डिफरेंसेस जो भी थे अभी तक, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, ये सब पीछे छोड़ा एंड दे गैदर्ड ऑल टुगेदर, सब मिलकर एकजुट हो गए, दे गैदर्ड ऑल टुगेदर। They were unanimous decisions regarding the objectives of Congress and taking forward the movement by constitutional means, but there were differences regarding the working system। तो सब लोग मानते थे कि हाँ चलो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से ही हम अपने डिमांड्स को रखेंगे, लेकिन इस तरह से काम नहीं करना है, ठीक है। There were ideological differences. From these differences, 2 main political groups were formed: the moderates who advocated peaceful and constitutional manners, and the extremists who believe in severe struggle for attainment of freedom। तो आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था भाई साहब, वो अभी 2 गुटों में बढ़ गया, ठीक है, वो अभी 2 गुटों में बढ़ गया। आफ्टर भाई साहब कब? 1905। एक भाई साहब था आपका मॉडरेट्स, वन वाज बेसिकली मॉडरेट्स एंड द अदर वन वाज एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। मॉडरेट्स भाई साहब जैसे भाई साहब कोई एप्लीकेशन देना, ठीक है, और मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से फॉलो करते हुए, ठीक है, अपनी अर्जियां को रखना, ऐसा था। एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे क्यों हम ये सब करें भाई साहब, हमारे देश में आकर ये ये सब कर रहे हैं, सो वी हैव ऑल द राइट्स टू फाइट अगेंस्ट देम। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस मतलब सिद्धांत में डिफरेंस, ठीक है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस मतलब सिद्धांत में डिफरेंस। जैसे यहाँ पे मॉडरेट्स क्या बोल रहे हैं, अच्छा एक समस्या है, चलो लिखो, ठीक है, एप्लीकेशन लिखते हैं, साइन करवाते हैं और इसको बाई पोस्ट ब्रिटिशर्स को भेजते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट क्या बोलेंगे, क्या लिखना दिखना भाई साहब, ठीक है, प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च करेंगे, ठीक है, मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जरूरत पड़ा तो डंडा भी उठा के मारेंगे, ऐसा है। दिस इज कॉल्ड आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। दोनों का उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि ये जो खराब पॉलिसी है ये चली जाए, है ना, कोई ब्रिटिशर्स की कोई पॉलिसी है जो हमको नहीं चाहिए, तो एक्सट्रीमिस्ट क्या बोल रहे हैं भाई साहब हम इसके लिए लड़ेंगे, लड़कर इस पॉलिसी को भगाएंगे यहाँ से। मॉडरेट्स क्या बोल रहे हैं, नहीं अर्जी देंगे, ठीक है भाई साहब, एप्लीकेशन लिखेंगे, साइन करवाएंगे, फिर उसको फॉरवर्ड करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या बोलते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो मॉडरेट्स का प्रोसेस क्या है, तो इसको हम बोलते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। कार्यकारिणी का जो सिद्धांत है, ठीक है, कर्म करने का जो सिद्धांत है उसको हम बोलते हैं आइडियोलॉजी, ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, किस सिद्धांत से दोनों पार्टीज आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। There were ideological differences. From these differences, 2 main political groups, okay, extremists who believed in severe struggle for attainment of freedom. Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandrapal were believed to be the extremist leaders. So कांग्रेस में पहली बार extremist leaders इन 3 लोगों ने, इन 3 तिकड़ियों ने भाई साहब, 3 की तिकड़ी थी जो संभाली, ठीक है। In the early period, the extremist leaders for bringing political awakening among the Indians used methods like newspapers, national festivals and national education, ठीक है। आप लोगों का आज टेस्ट होने वाला था, आज नहीं होगा, कल होगा वो, ठीक है, तो इंग्लिश का टेस्ट, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स, नेशनल फेस्टिवल्स एंड नेशनल एजुकेशन, इससे भाई साहब फैलने लगा। केसरी एंड मराठा, ये भाई साहब आपके रीजनल वर्नैकुलर लैंग्वेजेस के, तो केसरी, ठीक है, मराठा, ये सब आपके न्यूज़पेपर्स थे। कौन से न्यूज़पेपर्स थे ये भाई साहब, नेशनल रीजनल लैंग्वेजेस के, ठीक है।
वर्नैकुलर लैंग्वेजेस के ये भाई साहब न्यूज़पेपर्स चालू हुए, ठीक है। The newspapers through which लोकमान्य तिलक made severe criticism on the suppressive policy of the British, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया सप्रेसिव पॉलिसी, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक ने ओपनली क्रिटिसाइज किया कि भाई साहब ये जो आपके ब्रिटिशर्स हैं दे आर हैविंग अ सिवियर सप्रेसिव पॉलिसी। इनका भाई साहब क्या मकसद है, हमको सप्रेस करना, हमको भाई साहब ऑपरेस करना, ठीक है। इन बंगाल प्रोविंस अमृत बाजार पत्रिका वॉज द माउथ पीस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। तो बंगाल में भी एक और पत्रिका चालू हुई, पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर, जिसको अमृत बाजार पत्रिका बोला जाता था। और ये किसके लिए था भाई साहब, ये भी मतलब एक माउथ पीस मतलब एक साधारण का जो प्रॉब्लम्स था उसको एक्सपोज कर रहा था, ठीक है। बाय फॉरगेटिंग द इंटरनल डिफरेंसेस पीपल शुड कम टुगेदर एंड एक्सचेंज देयर आइडियाज, ठीक है। कॉमन पीपल शुड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल पर्सनालिटीज विद दीज ऑब्जेक्टिव्स। तिलक स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ शिव जयंती एंड गणेश उत्सव। तो शिव जयंती या गणेश उत्सव ये तिलक जी ने महाराष्ट्र में चालू किया। क्यों? क्योंकि इसके पहले घरों में गणेश उत्सव हुआ करता था, उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव चालू किया, जिससे क्या होता है, लोग उस पंडाल में या लोग उस पूरे और उसमें उत्सव में एक साथ उतरते हैं, और जब एक साथ उतरते हैं तो आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। घरों के प्रॉब्लम्स भाई साहब डिस्कस होते हैं, ये सारी चीज़ें भाई साहब, लोग कनेक्ट होते हैं, पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड, ठीक है। फॉर पॉलिटिकल रीजन if people come together then government will ban them, but for religious reasons if people come together the government will not ban them, was his opinion। तो भाई साहब इनको मालूम था कि गवर्नमेंट बहुत सख्त है, और अगर पॉलिटिकल रीजंस के लिए लोग एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट उन पर सीधा सीधा बैन लगा देगी, उनको अरेस्ट करवा देगी, ठीक है। लेकिन अगर रिलीजियस रीजंस के लिए लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट कोई बैन नहीं लगाएगी। तो इसीलिए उन्होंने गणेश उत्सव, शिव जयंती, इस तरह की चीज़ों को स्टार्ट किया, ठीक है, ताकि लोग मिले और उसी मिलने में ही ये सारी चीज़ें डिस्कस हों, ठीक है। In the Mandale prison, Tilak wrote Geet Rahasya. Its core was philosophy of Karma Yoga and stressed that people should always be in action. The extremist leaders established educational institutions for creating a generation concerned about own language and tradition. तो इन्होंने भाई साहब तिलक को जेल भेजा गया। तिलक जी जब जेल में थे तो उन्होंने भाई साहब गीत रहस्य बोल के एक बुक लिखा था, और उस बुक में इन्होंने बोला कि पीपल शुड ऑलवेज बी इन एक्शन, इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है, और इस कर्म से ही फल मिलेगा, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि भाई अगर हम इस चीज़ को ना सोचें कि कैसे ब्रिटिशर्स को भाई साहब यहाँ से भगाया जाए, तो हम इनके अंदर में ही हम सप्रेस होते रहेंगे और एक दिन हम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ओके, द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट इफ लैक्स ऑफ पीपल टेक पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट एंड चैलेंज द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय स्ट्रगलिंग अगेंस्ट देम, ओनली देन सक्सेस विल बी अचीव। तो इनका क्या आइडिया था भाई साहब, बहुत बड़ी तादाद में लोग अगर इकट्ठा होते हैं और ब्रिटिशर्स को चैलेंज करते हैं तो भी जाकर चेंजेस आ पाएंगे, उसके पहले चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। बिफोर दैट देयर विल बी नो चेंजेस, ठीक है। दे यूनानिमसली बिलीव दैट द मूवमेंट शुड बी मेड मोर सिवियर, बट दे डिड नॉट अडॉप्ट द मीन्स ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशन, रादर इंसिस्टेड फॉर अ एक्सटेंसिव पब्लिक एजिटेशन। तो भाई साहब अभी तक ऐसे स्टेज पे हम नहीं आए थे कि हम आर्म्ड रेवोल्यूशन की बात करें, बंदूक उठा लें। पहले हम लोगों को ला रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि भाई साहब आपके साथ अत्याचार हो रहा है, नाउ इट्स टाइम टू टेक सम एक्शन, ठीक है। ओके, द मॉडरेट्स लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट कैरिड फॉरवर्ड दिस मूवमेंट। एक्सट्रीमिस्ट भाई साहब इस मूवमेंट को कैरी करने लगे। इन 1897 इन पूना द एपिडेमिक ऑफ प्लेग हैड स्प्रेड ऑन अ लार्ज स्केल। प्लेग क्या होता है भाई साहब, ये डिजीज अभी नहीं है, ठीक। हाँ, क्या बोला तूने, कुछ बोल रहा था। प्लेग एक डिजीज है और ये बहुत खतरनाक डिजीज है, इसमें पूरा गांव का गांव भाई साहब गायब हो जाता है, मर जाते हैं इतने लोग, ठीक है। ये ज़्यादा करके चूहों से फैलता है, ठीक है। प्लेग जो वायरस है वो चूहों से फैलता है, ठीक है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये नियम किया था कि अगर एक चूहा लाओगे तो 50 पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नियम था, बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रैट्स से फैलता था, लेकिन आज की तारीख में आपको प्लेग के लिए पहले से ही वैक्सीनेशन बचपन में ही लग जाता है। तो आज की तारीख में ये डिजीज़ इंडिया में नहीं है फिलहाल, ठीक है। वी हैव गॉटन रिड ऑफ दिस डिजीज़ बिकॉज ऑफ आवर वैक्सीनेशंस। द डिजीज़ नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन इंडिया, ये अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है।
सो प्लेग हुआ था और प्लेग में काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। An officer named Rand was appointed. The plague patients were searched out and oppressive measures were adopted. ठीक है, तो प्लेग पेशेंट्स को भाई साहब पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था, ठीक है। ये तुम्हारे वजह से ये फैल रहा है, ठीक है। सो ये एज रिवेंज द चापेकर ब्रदर्स assassinated रैंड, ठीक है। तो ये जो ऑफिसर थे, ठीक है, जो पूना में अपॉइंट हुए थे, ठीक है, हिज नेम वाज रैंड एंड दिस ऑफिसर रैंड वाज बेसिकली, इन्होंने पैसा खाया था। देखो गवर्नमेंट जब कोई डिजीज़ स्प्रेड होता है तो कुछ पैसा देती है उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए, और जब तक भाई साहब लोग ठीक ना हो तो तब तक रीस्टेबलाइज करने के लिए। इन्होंने भाई साहब अच्छा खासा पैसा खाया था, ठीक है, जिसकी वजह से टेक केयर नहीं हुआ और भी लोग मर गए, ठीक है। सो देयर वाज करप्शन, ये करप्टेड थे भाई साहब, ही वाज करप्टेड, ठीक है, और ये लोगों को पता चल गया। तो चापेकर ब्रदर्स थे, ठीक है, दीज ब्रदर्स चापेकर ब्रदर्स दे बेसिकली किल्ड हिम इन पूना, ठीक है, इनको भाई साहब मार दिया गया। तो अभी हम आर्म्ड असैसिनेशन पे आ गए हैं। नाउ वी आर राइजिंग अप इन आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। चापेकर ब्रदर्स assassinated Rand. The government tried to connect relation of लोकमान्य तिलक with this conspiracy. तो गवर्नमेंट भाई साहब बोलने लगी लोकमान्य तिलक जरूर इससे कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा होगा। ये जो ऑफिसर को मारा गया है, जो चापेकर ब्रदर्स ने मारा है, चलो चापेकर ब्रदर्स को तो हमने पकड़ लिया है, लेकिन ये चापेकर ब्रदर्स जरूर से तिलक के साथ भाई साहब एसोसिएटेड रहेंगे। आफ्टर बीइंग अनसक्सेसफुल द गवर्नमेंट imprisoned तिलक विद okay, so partition of Bengal to carry out the work of this province was difficult from administrative point of view by putting up this region in 19। तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड कुर्जन, ठीक है, व्हाट ही डिड वाज ही डिवाइडेड बंगाल, ठीक है, और बंगाल को डिवाइड करने के लिए इन्होंने बहाना क्या दिया, भाई बहुत बड़ा प्रोविंस है, इसको भाई साहब ठीक से मैनेज करने के लिए लेट्स डिवाइडेड। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या था कि किसी तरह से हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को हम डिवाइड कर दें, क्योंकि ये अगर एक हो गए तो ये हमारे खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। विद दिस पार्टीशन अरेंजमेंट वाज मेड सच एज द मेजॉरिटी मुस्लिम्स विल रिमेन इन ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल फॉर मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज। तो ईस्ट बंगाल जो आज की तारीख में एज अ कंट्री बांग्लादेश है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके मेजॉरिटी मुस्लिम्स रहेंगे और वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी आपके हिंदूज रहेंगे। इसको बंद करके निकाल, मेजॉरिटी आपके हिंदूज रहेंगे, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट वाज डिसाइडेड, ठीक है। The hidden strategy of the British was that if the Hindu Muslims were divided due to partition, then the freedom won't be weakened. तो इनका मेन स्ट्रैटेजी क्या था कि किसी तरह से हिंदू और मुस्लिम्स, अगर हम सामने से बोल दें कि हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड करने के लिए हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, तो सब लोग चिल्लाएंगे, सब लोग उसका प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हम बोलें कि भाई साहब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए हम वेस्ट बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद क्या है, कैसे भी करके हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइडेड रखें। सो लॉर्ड कुर्जन इनिशिएटेड दिस डिवाइड रूल, ठीक है। एंटी पार्टीशन मूवमेंट, देयर वाज पब्लिक अवेकनिंग अगेंस्ट पार्टीशन not only in Bengal but all over India. 16th of October, the day of partition was observed as National Mourning Day. National Mourning Day मतलब मॉर्निंग मतलब दुखद दिवस, ठीक है, रोने वाला दिवस, ठीक है। तो इस पार्टीशन के खिलाफ ये नेशनल मॉर्निंग डे हुआ। All over India there were protest meetings to condemn the government's decision. Vande Mataram came to be sung everywhere as a symbol of unity. Raksha Bandhan programs were held. Students in large numbers boycotted government schools and colleges and participated in the movement. The leadership of this movement was in the hands of Surendranath Banerjee, Anand Mohan Bose, Rabindranath Tagore and other such leaders. तो इन्होंने भाई साहब इस मूवमेंट को कैरी आउट किया। ज़्यादा करके बंगालीज थे, क्योंकि बंगाल के रिलेटेड ये था, ठीक है, इट वॉज को रिलेटेड टू बंगाल, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक्रीज ड्यू टू एंटी पार्टीशन मूवमेंट, इट बिकेम अ नेशनल मूवमेंट। Owing to the severity of dissatisfaction, the British annulled the partition of Bengal. तो इन्होंने देखा कि भाई साहब बहुत बड़ी तादाद में पूरे बंगाल में इस मूवमेंट के अगेंस्ट लोग राइज अप हो रहे हैं, ठीक है। सो ह्यूज नंबर बेसिकली रोज अप, तो इसलिए इन्होंने अनल कर दिया। अनल मतलब इसको कैंसिल ऑफ कर दिया। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने पहले इसको लागू किया बट फाइनली कॉल्ड इट ऑफ। इनको लगा कि भाई साहब अभी तो बहुत बड़ा उपद्रव होने वाला है, लोग हमारे अगेंस्ट जाने वाले हैं, पीपल आर गोइंग टू राइज अप इन ह्यूज नंबर्स एंड चैलेंजेस, देयर वुड बी म्यूटिनी, देयर वुड बी बेसिकली वाइड स्प्रेड एजिटेशन, सो लेट्स कॉल इट ऑफ। तो बंगाल का जो पार्टीशन है उसको बेसिकली कॉल ऑफ कर दिया गया।
4-point program of Indian National Congress. Gopal Krishna Gokhale was the president of Indian National Congress session in 1905. He supported the anti-partition movement. Dadabhai Naoroji was the president of 1906 session. For the first time, he pronounced the word Swaraj from the stage. स्वराज, ठीक है, मतलब खुद का राज. स्वराज मतलब खुद का राज, मतलब इंडिया में इंडियंस का राज, ठीक है. तो दैट वाज द presidential speech. He gave the message that they remain united, try sincerely and fulfill the aim of Swaraj, so that today we will be able to save lakhs of people suffering from poverty, hunger, diseases, and India will get a respectable position among developed countries. ठीक है, तो इंडिया में भाई साहब एक respectable position हो जाएगा developed countries में. ठीक है. In the same session, Swaraj, Swadeshi, National Education and Boycott, this 4-point program was unanimously accepted by the Indian National Congress. ठीक है. Due to Swadeshi movement, we will be self-sufficient. तो ये हम भाई साहब self-sufficient हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे. To follow the path of Swadeshi, we need to bring together capital. ठीक है, तो भाई साहब अभी हमको पैसा चाहिए रहेगा इसके लिए, कैपिटल. फिर we need to bring together resources, capital, resources. Then we need to bring together manpower, ठीक है, and such other forces, and from this the benefit of the country could be achieved. इन सब चीज़ों को अगर हम एक लाएंगे तो हमारा benefit of the country achieve होगा. We will be able to achieve the benefit of the country. ठीक है. It was decided that boycotting of foreign goods is the first step and boycott of foreign rule will be the next step. तो boycott foreign goods. क्यों boycott foreign goods? Why to boycott foreign goods, people? तो यहाँ से सामान लेकर रॉ मटेरियल लेकर जाए. तो यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट करके फिर हम ही को वापस बेच रहे हैं. मतलब हमारे घर से चीज उठा कर लेकर जा रहे हैं, फिर उसको चेंज करके हम ही को बेच रहे हैं. तो हमारे तरफ दोनों तरफ लॉस है. तो अगर हम इन चीज़ों को खरीदना बंद कर देंगे तो यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेकर भी नहीं आ पाएंगे. ठीक है, ओके. सो ये था पहले. और फिर था बॉयकॉट. बेसिकली पहला स्टेप क्या था? बॉयकॉट ऑफ, कहा गया भाई साहब, it was decided boycotting of foreign goods is the first step and boycott of foreign rule will be the next step. Boycotting foreign rule, ठीक है, boycotting foreign rule. Okay, due to boycott we will be able to attack the roots of the British imperialism was the opinion of some leaders. तो हम ब्रिटिश को पूरा अटैक कर सकते हैं इसमें. गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905 to create love for the country, teach them sacrifice and of self-interest, differences between religion and caste should be destroyed, and to create social harmony, spread of education were the main objective of the servants of Indian society. तो ये भाई साहब इंडियन सोसाइटी के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे. डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. अभी देखो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में भाई साहब डिफरेंसेस होने लगे. ठीक है, कांग्रेस अभी दो दलों में बंटने लगा. ठीक है. द डिफरेंसेस बिटवीन द आइडियोलॉजीज, आइडियोलॉजीज मतलब फंक्शन जिस तरह से करते हैं. ठीक है, बिटवीन द नेशनल कांग्रेस, ठीक है, एंड द एक्सटेंट इन सूरत सेशन. सूरत में सेशन हुआ 1907 में और उसमें ये डिफरेंसेस भाई साहब बढ़ने लगे. द मॉडरेट्स वर ट्राइंग टू कीप असाइड द रेजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट. द एक्सट्रीमिस्ट ट्राइंग दैट दिस ऑपोजिशन शुड बी सक्सेसफुल. गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, Firoz Shah Mehta, such moderate leaders blamed that the extremist leaders are trying to capture the Indian National Congress. तो इन लोग बोलने लगे कि भाई साहब जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पे अपना कब्जा जमाना चाहते हैं. तो डिफरेंसेस बढ़ने लगे इनके बीच में. ठीक है. लाला लाजपत राय tried to act as a mediator. As per Tilak's opinion, Indian National Congress was a national platform, hence it should not be divided. During the session, the tension increased, and since no compromise was possible, फाइनली देयर वाज अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो भाई साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी क्या हो गई? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में दो गुटों में बढ़ गई. ठीक है. सप्रेशन ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर एंटी पार्टीशन मूवमेंट. द गवर्नमेंट वाज डिस्टर्ब लुकिंग एट द इन्फ्लुएंशियल पब्लिक प्रोटेस्ट. टू कंट्रोल दिस मूवमेंट द गवर्नमेंट यूज द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन. होल्डिंग ऑफ पब्लिक मीटिंग्स वाज लीगली बैंड. तो जितने भी पब्लिक मीटिंग होंगे, आपने देखा भाई साहब रॉलेट एक्ट पास हुआ था. ठीक है, और इसी रॉलेट एक्ट के चलते जालियनवाला बाग में बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था. ठीक है, रॉलेट एक्ट पास हुआ जिसके चलते कोई भी पब्लिक मीटिंग वाज बैंड. ठीक है, एनी काइंड ऑफ पब्लिक मीटिंग वाज बैंड. स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स वर गिवन टू दोज हु ब्रोक द लॉ. स्कूल चिल्ड्रन वर आल्सो बीटन अप. मैनी रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर्स पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गए. आप ये नहीं छाप सकते, आप वो नहीं छाप सकते, ऐसी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गए. मैनी प्रिंटिंग प्रेसेस वर कॉन्फिस्केटेड. बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेसेस को भाई साहब जब्त कर लिया गया. ठीक है, on grounds of blame of criticizing the government.
राइटर्स एंड एडिटर्स वेर इम्प्रिजन्ड, इनको भाई साहब जेल हुई. स्ट्रिक्ट एक्शंस वेर टेकन अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. दिस लेड टू अ सिवियर रिएक्शन इन बंगाल. द रेवोल्यूशनरीज अडॉप्टेड द मीन्स ऑफ फायरिंग, बॉम्ब ब्लास्ट एक्सेट्रा. तो अभी भाई साहब आर्म्ड मूवमेंट होने लगा. ठीक है, आर्म्ड मूवमेंट होने लगा. These bomb attacks were advocated through Kesari newspaper by Lokmanya Tilak. The charge of sedition was put on Lokmanya Tilak, for which he was sent to Mandale jail at Myanmar for 6 years imprisonment. Bipin Chandra Pal was sentenced to jail and Lala Lajpat Rai was deported from Punjab. Deported मतलब उनको पंजाब से निकाल दिया गया. ठीक है. So these were the things that happened. तो बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय and बाल गंगाधर तिलक, these were the प्राइमरी एक्सट्रीमिस्ट विद इन द कांग्रेस पार्टी. इनको भाई साहब चाहिए था आज़ादी छीन कर, और क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा डर था, इनको सब जेल कर दिया गया, इनको पंजाब से बाहर निकाल दिया गया. तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सप्रेसिव मेजर्स लिए. ओके, जब ये सब कुछ चल रहा था तो इंडिया में एक और कार्यक्रम चल रहा था, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. ठीक है, मुस्लिम लीग बनने का. The British became very disturbed looking at the overwhelming response of the Indian National Congress in the anti-partition movement. The British once again followed the policy of divide and rule. फिर से भाई साहब उन्होंने वही कार्ड खेला, divide and rule का. They started using the propaganda that for safeguarding the interests of Muslims they should have a separate political organization. तो इन लोगों ने बोला कि भाई साहब मुस्लिम्स के लिए एक अलग से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. ये जो भावनाएं हैं ये इंस्टिल कर रहे हैं ताकि ये सेपरेट हो जाए. ठीक है. Due to the motivation of the British government, a committee of upper class Muslims under the leadership of Aga Khan met Governor General Lord Minto. Due to the motivation from Lord Minto and other British officers, the Muslim League. तो ये एक मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ. ठीक है, और इसी मुस्लिम लीग के चलते आगे हम देखेंगे पाकिस्तान वाज क्रिएटेड. इसी के चलते भाई साहब पाकिस्तान वाज क्रिएटेड. ठीक है. Morley Minto Act, there was dissatisfaction among the Indians regarding the work of the British government. The Indians felt that the reason for poverty in India was the economic policy of the British. Oppressive policy of Lord Curzon, exclusion of educational Indians in government services. जो भी government services हैं उनके लिए मतलब Indians को नहीं equip किया जाता था. ठीक है. Behavior towards Indians in Africa, all this added up to the dissatisfaction of the Indian people. As a temporary remedy on the discontent among Indians, the Morley Minto Reform Act of 1900 was passed. According to this act, it increased the number of Indian members in the Legislative Assembly and provision of inclusion of some elected Indian representatives in Legislative Assembly was made. ठीक है. तो इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में भाई साहब इंडियंस को रिक्रूट किया जाने लगा. जैसे मैंने बोला क्लास का मॉनिटर भाई साहब ऐसे ही टीचर टाइम पास कर रहा है तो क्लास के मॉनिटर को रखा हुआ है ताकि वो भाई साहब नॉइज़ ना हो, ये देखते रहे. ठीक है. ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्रिएट किए गए, फालतू का इलेक्शन का ड्रामा किया गया ताकि यहाँ पे इंडियंस को रखा जाए और इंडियंस को लगे कि उनके लिए काम हो रहा है. ठीक है. लखनऊ पैक्ट, इन द लखनऊ, हमने कल ये पढ़ा था भाई साहब. ठीक है. लखनऊ पैक्ट, Lucknow session of Indian National Congress in 1916 under the leadership of Lokmanya Tilak, an attempt was made to resolve the dispute in the Indian National Congress. In the same year, there was an agreement between Indian National Congress and the Muslim League known as the Lucknow Pact. According to this pact, the Indian National Congress agreed to separate electorates to Muslims and Muslim League agreed to support the Indian National Congress in its work for getting political rights to India. ठीक है. होम रूल मूवमेंट चालू हुआ भाई साहब इन 1914 व्हेन लोकमान्य तिलक वाज रिलीज्ड फ्रॉम मंडाले जेल. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगन इन यूरोप. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाइट हुआ था कब से कब तक? 1914 से 1919 तक. द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस वॉर हैड टू बी बेयर्ड बाय इंडिया एज वेल, क्योंकि इंडिया भाई साहब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का पार्ट था तो इंडिया को भी भाई साहब झेलना पड़ा. ठीक है. The rates of basic necessary commodities increased. Many restrictions were put on the Indians by the British government. This led to increased dissatisfaction in the minds of Indians. In these circumstances, Dr. Annie Besant and Lokmanya Tilak started the Home Rule movement. Home Rule means self-government. इन्होंने भाई साहब बोला कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है ना, हम नहीं मानते उनको, हमारा घर हम खुद चलाएंगे, हमारा देश हम खुद चलाएंगे. So that is called Home Rule movement. That is called Home Rule movement. ठीक है. Such movement also began in Ireland against colonization. तो आयरलैंड एक कंट्री थी जहाँ पे ये होम रूल मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ था. On similar lines, home rule movement demanded right of self-government in India. Annie Besant and Lokmanya Tilak made extensive tour in different parts of the country and the demand for government reached the common people. Tilak firmly stated that Swaraj is my birthright
and I shall have it. First World War and India, the war atmosphere in Europe, growing dissatisfaction in the minds of the Indians, popularity of home rule movement. In such conditions, it was necessary for the British to get cooperation from the Indians. तो ब्रिटिशर्स को भाई साहब मालूम था कि अभी तो हमको इंडियन से कॉपरेशन चाहिए चाहिए. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू प्रोवाइड सम पॉलिटिकल राइट्स टू द इंडियंस. तो इन्हें बोला भाई साहब चलो आपको कोई पॉलिटिकल राइट्स दे देते हैं हम. In 1917, Montagu, Secretary of State for India, declared that step by step, Indians will be given the right to self-government and responsible political system. तो इनको भाई साहब right of self-government दिया जाएगा और responsible political system धीरे धीरे हम इनको दे देंगे. Tilak also declared that if the government is going to show sympathy and considerable attitude towards the demands of Indians, only then Indian public is ready to cooperate the British. This policy of Lokmanya Tilak is known as responsive cooperation. इसको हम बोलेंगे responsive cooperation. Montagu-Chelmsford Reform Act in 1990, the British Parliament passed another act to bring constitutional reforms in India. This act is known as Montagu-Chelmsford Reform Act. According to this act, less important departments were transferred to the Indian ministers, whereas the important departments like finance, home affairs and revenue was under the control of the governor. ठीक है. In 1919, Act did not give much exposure to the demand of responsible government of Indians. Everybody was disappointed due to this act. सब लोग उल्टा और भड़क गए इस एक्ट के लिए. ठीक है. Tilak criticized this act in following words: This is neither Swaraj nor the foundation. ना ही भाई साहब स्वराज है और ना ही स्वराज को स्थापित करने का कोई इनिशियल प्रयास. ठीक है. The Indians understood that if they had to subdue the British government, then the agitation needs to be more rigorous. ये और ज़्यादा rigorous agitation होना चाहिए. India got prepared for the new movement. तो इंडियन नेशनल मूवमेंट धीरे 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 इस तरह से भाई साहब जागरूक हुआ. ठीक है. ओके 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 ओके. ठीक है, आज के लिए जा सकते हैं भाई साहब.